गुड मॉर्निंग। आज 10 जनवरी और आज के न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट कटिंग्स हैं, उनको लेकर मैं आर के श्रीवास्तव। आज से मैंने द हिंदू को भी देना शुरू किया है। पहले मैं इंडियन एक्सप्रेस को देता था, इसके अलावा जनसत्ता हिंदी में, और दैनिक जागरण जो खासकर पटना एडिशन है वो। और आज से मैंने द हिंदू को भी लगाना शुरू किया है ताकि एक फीलिंग आ सके। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, तो कम से कम आपको ये लगे, सेटिस्फेक्शन लगे कि हाँ, जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनके फ्रंट को आपने देखा, या अंदर से जो इकॉनमी वाले पेजेस हैं उनसे भी मैं देता हूँ। तो देखिए, आज हिंदू में जो ब्राज़ील में घटनाक्रम हुआ है, तो उसको इन्होंने फ्रंट पे डाला है। इसके अलावा आप सबको पता है, द हिंदू साउथ की जो घटनाएँ होती हैं तो थोड़ा वो ज़्यादा हेडिंग लगाते हैं। तो तमिलनाडु में, हालाँकि ये बहुत बड़ी घटना है, तमिलनाडु में जो गवर्नर हैं उनके और सीएम जो चीफ मिनिस्टर हैं डीएमके के स्टालिन साहब, तो दोनों के बीच कल एक ऐसी घटना हुई जो अनहोनी थी, नहीं होनी चाहिए। खैर, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। इसके अलावा द हिंदू के अलावा जनसत्ता देखिए, प्रवासी जो भारतीय सम्मेलन अभी हो रहा है इंदौर में, उसको इन्होंने फ्रंट पे डाला है सबसे ऊपर। तमिलनाडु में जो घटना घटी है तो उसको भी इन्होंने डाला है। जोशीमठ में जो अभी सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। और एक और इन्होंने लगाया है, अमेरिका में पहली सिख महिला न्यायाधीश ने शपथ ली। इंडियन एक्सप्रेस ने भी तमिलनाडु वाली घटना को फ्रंट पे बनाया है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस और भी कई सारे न्यूज़ हैं, लेकिन आपके काम का ये दोनों। देखिए, ब्राज़ील में कल जो घटना घटी है तो उसको किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। चुनाव होते हैं, चुनाव में अगर आपकी हार हुई तो आप उसको, हार जीत लगी रहती है। अब देखिए, वहाँ पर चुनाव हुए, आप सबको पता है, वीडियो में दे रहा हूँ। तो वहाँ पर जो चुनाव हुए उसमें जो बोल्सोनारो हैं उनकी हार हुई, बोल्सोनारो। और उनकी जगह पे कौन आए? उनकी जगह पे आए लूला डी सिल्वा। आपकी हार हुई, उसकी जगह पे लेफ्ट, थोड़ा सा यहाँ पर लूला डी सिल्वा। अब इसके चलते जो बोल्सोनारो के समर्थक हैं वो इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं, और खुद जो बोल्सोनारो साहब हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो ठीक इसी तरह से जैसे अमेरिका में, याद कीजिए यूएस में जो चुनाव हुए थे 2020 में, जब ट्रंप साहब हारे थे, तो उस समय भी क्या हुआ था वहाँ कैपिटल हिल पे, क्या हुआ था आप सबको पता होगा। अमेरिका में लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस आए थे, हंगामा हुआ था। हालांकि श्रीलंका में भी हुआ। आज के डेट में आप देखें, कई ऐसी घटनाएं कोविड के बाद पूरी दुनिया में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। सीधे वॉर, यूक्रेन वॉर जो हो रहा है, कभी इस तरह के वॉर को आपने नहीं देखा होगा। अभी लगातार ऐसे न्यूज़ खबरें आ रही हैं। अब वही उसी न्यूज़ में आप देख लेंगे, यूट्यूब पे कुछ क्लिप वगैरह देख लेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा किस तरह से राष्ट्रपति भवन में घुस करके और हंगामा हुआ। रिस्पेक्ट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन सेज मोदी। दुनिया भर से और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ये ठीक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे ज्वाइंड अदर वर्ल्ड लीडर्स, है ना, इन conveying concern about the writing in Brasilia, capital of Brazil. Democratic tradition must be respected by everyone, है ना। खैर, अगला द कैपिटल मॉडल, इसी को इंडियन एक्सप्रेस ने अपना एडिटोरियल बनाया है। जो वहाँ पर घटना घट रही है ब्राज़ील में, उसको संपादकीय बनाया है। तो आप में से जो लोग मेंस पर्पस से भी पढ़ रहे हैं तो इसको देख लेंगे आप। अगली उसी से संबंधित है, ये जनसत्ता की है, तो इसको भी आप देख लेंगे। नेशन विल प्रोटेक्ट इट्स डायस्पोरा, मोदी टेल्स ओवरसीज इंडियंस। कल संबोधित करते हुए जो इंदौर में एनआरआई समिट चल रहा है, इंडिया विल नर्चर एंड प्रोटेक्ट इट्स डायस्पोरा स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ पर देखिए, डायस्पोरा वर्ड आया है, तो यहाँ पर मेरा अंडरलाइन करने का उद्देश्य यही है। ही मेंशन्ड दैट 2023 हैड बीन डिक्लेयर्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। भारत की पहल पर
अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है 2023 को यूएनओ की तरफ से, और इसको भारत प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ भी उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया इसको। यू आर द राष्ट्रदूत, कल इन्होंने कहा, जितने एनआरआईज हैं तो उनको संबोधित करते हुए कहा कि भाई आप लोग राष्ट्रदूत हैं भारत के, पूरी दुनिया में आप भारत की जो संदेश है उसको फैलाएं, आपका कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में और रहना भी चाहिए। खैर, अब यहाँ पर ज़रा समझे एक चीज़, डायस्पोरा को। डायस्पोरा का मतलब क्या होता है? डायस्पोरा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायस्पोरा इंडिया का है, यानी भारतीय जो हमारे मूल के लोग हैं तो यहाँ से माइग्रेट करते हैं विभिन्न कारणों से, एजुकेशन के पर्पज़ से या फिर बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, किसी भी पर्पज़ से, और दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर बसते हैं और फिर कई बार वहीं के होकर रह भी जाते हैं वो। तो ये जितने सारे लोग हैं जिन जिन देशों में, वो सब मिलकर इंडियन डायस्पोरा का निर्माण करता है। अब देखें, अगर इंडियन डायस्पोरा सबसे ज़्यादा कहाँ है तो देखिए 1.87 करोड़ PIO मीन्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड 1.35 करोड़ NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है देखिए, तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज विथ ओवर मिलियन ओवरसीज इंडियन कहाँ है, 44 लाख यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये सबसे बड़ा जो इंडियन डायस्पोरा है वो इंडियन डायस्पोरा का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो यूनाइटेड स्टेट्स में देखिए 44 लाख, 44 लाख। इसके अलावा अगर और देखें हम तो UAE देखें, UAE में 34 लाख है। तो सबको नहीं देखना है आपको। एक बढ़िया प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक भारतीय कहाँ रहते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स में। अच्छा, टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस, जो भारतीय हैं सबसे ज़्यादा वो कहाँ जा रहे हैं आज के डेट में, तो यूनाइटेड अरब अमीरात्स में जा रहे हैं वो। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में जा रहे हैं, यानी UAE में जाने वालों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया। तो यहाँ भी एक प्रश्न बन सकता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूनाइटेड अरब अमीरात्स सबसे बड़ा डेस्टिनेशन, और सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रह रहे हैं इंडियन, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, और एक है रेमिटांस। रेमिटांस पता होगा आपको, बाहर से जो पैसे आते हैं, फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफ़र, तो रेमिटांस इसी को बोलते हैं। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रेमिटांस विदेशों से जो पैसा आता है, तो पूरी दुनिया में स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा डायस्पोरा इंडिया है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखें आप इंडिया, उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना है ना, इंडिया चाइना। ठीक है, ये भी डेटा आपके काम का है। प्रवासी का योगदान, जनसत्ता ने ये संपादकीय पर कलम चलाई है अपनी, तो जो प्री नहीं मेंस की दृष्टि से अगर आप पढ़ रहे हैं आप तो इसको जरूर देख लेंगे आप एक बार, अदरवाइज प्री वालों के लिए भी काम का ये नहीं है। समृद्धि के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक। आपके पड़ोस में जनरली हम लोग USA में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन अपने बगल में, अपने पड़ोस में जो हमारे नेपाल है उसकी न्यूज़ को हम लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं। तो देखिए नेपाल में क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए चाइना एक तरह से इंडिया को घेरने की जो उसकी नीति है, तो उसमें नेपाल भी अब बहुत तेज़ी से शामिल हो गया है। पाकिस्तान पहले से शामिल है। श्रीलंका का क्या बुरा हाल हुआ आपने देखा ही। तो नेपाल पर नज़र रखिए आप। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने सोमवार को कहा, अब जो भी उन्होंने कहा, नेपाल में नवंबर में हुए आम चुनावों के बाद प्रतिनिधि सभा की पहली बैठक में प्रधानमंत्री प्रचंड ने, यानी जो अभी चुनाव हुए हैं, तो चुनाव हुए नेपाल में, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में चुनाव हुए, नेपाल में हुए। नेपाल में किनकी सरकार बनी, तो पुष्प कुमार दहल की सरकार बनी। पहले कौन सी सरकार थी? नेपाली कांग्रेस थी, शेर बहादुर देवा की सरकार थी। ठीक है, राष्ट्रपति वहाँ की कौन है? विद्यादेवी भंडारी है। देखिए कितने सारे प्रश्न बनते हैं आपको। और आज ट्यूसडे है, तो प्रधानमंत्री के मंगलवार को विश्वास मत प्राप्त करने की संभावना है। ठीक है, अगला, बजट से पहले प्रधानमंत्री की 13 जनवरी को अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक। ये मैंने इसलिए डाला है कि देखिए बजट की काउंटडाउन शुरू हो गई है,
तो बजट की काउंटडाउन शुरू हो गई है, तो बजट पर स्पेशल क्लास मेरा होगा। और उसके पहले बजट का जो जब बजट को प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके पहले हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनकी मीटिंग होती है। जो अलग अलग वर्गों के लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे इंडस्ट्रियल ग्रुप के लोग हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, तो उन सब से राय विचार लिया जाता है ना। तो नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को संसद में 2023-24 का बजट पेश करेगी। ठीक है। अगली कटिंग, मुफ्त अनाज वितरण योजना से कई राज्यों में आय असमानता घटी। ये कौन कह रहा है? ये SBI इकोरेप। मैंने पहले भी कहा है कि आपसे पूछा जा सकता है कि इकोरेप जो है वो किसकी रिपोर्ट है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इकोरेप, इसको ध्यान रखेंगे आप। एक ऐसे भी पूछा जा सकता है इकोरेप कौन जारी करता है? SBI। और इसमें इन्होंने क्या कहा है? इसमें कहा है कि कैसे मुफ्त खाद्यान्न वितरण गरीबी में अत्यंत गरीब आबादी के लिए धन के वितरण को प्रभावित कर रही है ना। इसमें कहा गया है कि इससे क्या हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊंची खरीद से मुफ्त अनाज वितरण के जरिए गरीबों में अत्यंत गरीबों को फायदा मिल रहा है। इस पर दैनिक जागरण की भी एक कटिंग मैंने लगाई है, यहाँ पर देख लेंगे आप। इकोरेप की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से गरीबों को लाभ मिलने के साथ साथ किसानों को भी फायदा हुआ है। बड़ी मात्रा में अन्न की खरीदारी से सरकार ने किसानों से खरीदा, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में देना था उनको, तो किसानों के पास भी डिमांड बढ़ा तो उन्होंने प्रोडक्शन भी बढ़ाया। तो खरीदारी से छोटे और सीमांत किसानों के हाथ में नकदी पहुंची। पिछले 3 साल से गेहूं और चावल की सरकारी खरीद में वृद्धि हुई है। अच्छा, अगर लाभार्थियों की संख्या देखें तो सबसे ज़्यादा जो लाभार्थी हैं वो उत्तर प्रदेश से 15 करोड़ है और बिहार का दूसरा नंबर है। तो ध्यान रखेंगे, ये आंकड़ा भी आपके काम का है। इसके अलावा लेकिन देखिए, इसका एक एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ? खाद्य सब्सिडी में भारी बढ़ोतरी हुई। केंद्र सरकार के मुफ्त अनाज वितरण कार्यक्रम से खाद्य सब्सिडी में, स्वाभाविक रूप से आप जब मुफ्त में दे रहे हैं तो खुद से खरीद रहे हैं किसानों से, और उसको आप मुफ्त में दे रहे हैं, तो यहाँ पर तो सब्सिडी के माध्यम से ही ये काम होगा ना। तो सब्सिडी बढ़ा है। इतनी बड़ी आबादी को मुफ्त में अनाज देने से मंडियों में गेहूं और चावल की मांग कम हो गई, जिससे इनकी कीमतें भी नियंत्रित रहीं। स्वाभाविक रूप से लोग अब तक बाजार से खरीदते थे, अब सरकार उसको फ्री में दे रही है, तो मार्केट में चावल और गेहूं की डिमांड थोड़ी कमी, और डिमांड कमी तो दाम भी घट गया। तो देखिए, एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कितने सारे फायदे हो गए। इस पर एक MCQ में डालता हूं कि कितने सारे विकल्प बन सकते हैं। ठीक है, अगली कटिंग लेते हैं। परिवार का एक ही व्यक्ति पैक्स का हो सकता है सदस्य। ये पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि अब राज्य के किसी भी पैक्स में परिवार का एक ही सदस्य हो सकता है। अब तक एक ही परिवार के कई लोग सदस्य बन जाते थे। तो पैक्स, यहाँ पर एक और है, आप सबको पता होगा, पैक्स, PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी प्राथमिक कृषि साख समितियां। तो भारत में जो ये कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तो वो उसका 3 टियर स्ट्रक्चर है, 3 टियर। तो इसमें देखेंगे आप 3 टियर स्ट्रक्चर है, और इसमें सबसे ऊपर होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद होता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और सबसे नीचे ग्राउंड लेवल पे होता है स्थानीय स्तर पर पैक्स, PACS। तो पैक्स, और दूसरा मैंने क्या बताया, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। बल्कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक किस स्तर पे है, राज्य स्तर पर, देश के स्तर पर, जिले के स्तर पर। तो वहाँ पर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो लोग डाल देते हैं केंद्र के स्तर पर, जबकि केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ध्यान रखेंगे। तो पैक्स स्थानीय स्तर पर काम करता है। खैर, ये देखिए, एक बुक है स्पेयर, राजकुमार हैरी, प्रिंस हैरी जो है, तो उनकी एक संस्मरण आई है, उसका शीर्षक दिया गया है स्पेयर।
यानी कि जो महारानी विक्टोरिया हैं, सॉरी एलिजाबेथ, जिनका निधन हुआ, आपको पता है एलिजाबेथ काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटेन की ये क्राउन में रही है, तो इनका निधन हुआ, आप सबको पता होगा। तो इनके लड़के हो गए ये चार्ल्स हैं, जो इनके निधन के बाद अब बने हैं ब्रिटेन के सम्राट। और इनके बेटे हैं कौन, ये तो इन्होंने प्रिंस हैरी, तो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है स्पेयर, जिसमें कई सारी बातें कही गई हैं, ऐसी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें भी हैं, लेकिन उससे आपको मतलब है नहीं। बस यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि स्पेयर ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है, तो प्रिंस हैरी ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सारे जितने फैक्ट्स मैंने दिए या जो भी कॉन्सेप्चुअल बातें हुई, सबको आप नोट करें, और जिन लोग पहले से नोट कर रहे हैं तो एक अच्छा खासा उनका नोट बन भी गया होगा जो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।